नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के भूगोल का दूसरा क्लास है और आज के क्लास में हम देखेंगे पृथ्वी की गतियां, जो कि बिल्कुल बीपीएससी के एससीईआरटी पर आधारित है। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पृथ्वी की गतियों के बारे में आज जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पृथ्वी गतियाँ। तो पृथ्वी की घूर्णन गति का हमें आभास न होने का मुख्य कारण है कि घूर्णन एवं परिक्रमण में निरंतरता का होना। मतलब कि जो घूर्णन गति होती है और परिक्रमण जो पृथ्वी सूर्य का करता है, ये दोनों जो एक साथ होते हैं, जिसके कारण बेसिक तौर पे हमें ये पता नहीं चलता है कि पृथ्वी गतिमान है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने और धुरी पर घूमने के कई प्रमाण हैं। जैसे पृथ्वी यदि अपनी धुरी पर नहीं घूमती तो एक ही हिस्से पर हमेशा दिन रहता और दूसरे हिस्से पे रात होती। दूसरा है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने से ही मौसम परिवर्तित होता है। अतः इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एवं अपनी धुरी पर सतत रूप से घूमती है। दूसरे ग्रहों की भांति पृथ्वी अपने अक्ष का लगातार घूमती रहती है, अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है। और अक्ष जो है उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। जैसे कि आपने पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये जो काल्पनिक रेखा है, ठीक है, इसी को हम बेसिक तौर पे अक्ष और इसी अक्ष पे क्या होती है, घूमती रहती है। आगे की पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष द्वारा निर्मित तथा पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले तल को कक्षा तल या कच्छी सतह कहते हैं। जैसे कि आपका क्या आपने सुना होगा, पृथ्वी एक कक्षा में घूमती है, तो इसी को हम कक्षा तल या कच्छी सतह के नाम से जानते हैं। आगे पृथ्वी गतियाँ। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री, मतलब यहाँ पे मिनट यहाँ पे डिग्री होगा कि 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है, ठीक है। और इसका अक्ष अपने कक्षा तल में 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी डिग्री, तो 23.5 डिग्री और अपने कक्षा में 66.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसका चित्र हम आगे देखेंगे। पृथ्वी का आकार भूभाग, भूभाग को हम लोग इंग्लिश में जियोड भी कह लेते हैं। बेसिक तौर पे पृथ्वी की आकृति भूगोल में जियोड कहा गया है। तो जियोड होने के कारण इसके आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तथा आधे भाग पर दिन रहता है, जबकि शेष आधे भाग पर प्रकाश नहीं पड़ता है, जिसके कारण रात रहता है। तो पृथ्वी पर दिन तथा रात को विभाजित करने वाली वृत्त को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। जैसे कि यह पृथ्वी गोल है, तो इसके आधे भाग पर क्या रहेगा, दिन रहेगा, इसके आधे भाग पे दिन और इसके आधे भाग पे रात रहती है। तो ये एक जो काल्पनिक रेखा बनती है जिससे कि दिन और रात का समय, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ हैं। एक है घूर्णन, जिसको हम लोग परिभ्रमण या दैनिक गति भी कहते हैं, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। दूसरा है कि परिक्रमण, जिसे हम लोग वार्षिक गति भी कहते हैं, जिसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले घूर्णन के बारे में देखते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और यह बेसिक तौर पे घूमते हुए जो प्रतीत होती है, एक लट्टू की भांति घूमती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसको पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। और इसे परिभ्रमण गति भी कहते हैं, मतलब क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे ही, ठीक है, घूम रही है, तो इसे हम परिभ्रमण गति के नाम से भी जानते हैं। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमती है। अगर प्रति सेकंड की बात करें तो एक सेकंड में पृथ्वी 463 मीटर जो होती है घूमती है। तो जिसके कारण वह 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। अपने अक्ष पे एक चक्कर घूमने में पृथ्वी कितना समय लेती है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। आगे की पूरे वर्ष विषुवत रेखा पर दिन और रात समान होते हैं। हम देखेंगे विषुवत रेखा के बारे में कि पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में बांटती है। तो पूरे वर्ष विषुवत रेखा पर दिन और रात समान होती है, क्योंकि विषुवत रेखा का सूर्य के सापेक्ष कोणीय झुकाव सदैव क्या होता है, शून्य होता है। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं कि इसका कोणीय झुकाव क्या है, लगभग शून्य। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे कि यहाँ पे कोई झुकाव प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण बेसिक तौर पे यहाँ पे दिन और रात क्या होते हैं, समान होते हैं। आगे आपका कि घूर्णन गति, जिसे हम कहते हैं, घूर्णन गति से दैनिक गति को प्रभाव क्या होता है। तो दैनिक गति से ही बेसिक तौर पे क्या होता है, आपका दिन और रात होता है। दूसरा कि सूर्य, चंद्रमा और अंतरिक्ष में उपस्थित अन्य पिंड जो होते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर और पृथ्वी के चारों ओर मतलब घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर पृथ्वी घूमती नहीं तो ये सारे पिंड हमें घूमते हुए दिखाई नहीं प्रतीत होते। अगला है कि हवाओं और धाराओं की दिशाओं का बदलना भी बेसिक तौर पे दैनिक गति से ही प्रभावित होता है। और यहाँ पर आप जियोग्राफी में पढ़ेंगे कॉरियोलिस बल, बेसिक तौर पे इसकी उत्पत्ति होती है, जिसके कारण
उत्तरी गोलार्ध में पौने अपने दाएं की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पौने अपने बाएं की ओर मुड़ जाती हैं। तो ये बेसिक तौर पे पृथ्वी के दैनिक गति के कारण ही होता है, कॉर्लिसिस बल उत्पन्न होता है और ये पौने घूमती हैं। आगे है कि ज्वार भाटा की दैनिक या अर्धदैनिक आवृत्ति, इससे उत्पन्न ज्वारी तरंगों की दिशा पृथ्वी की घूर्णन गति को भी प्रभावित करती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो यह सूर्य है और पृथ्वी ये इसका पृथ्वी का कक्षा है जो कि सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो आगे इस फिगर को हम लोग और अच्छे से देखेंगे कि इसमें क्या व्याख्या कर रहा है। आगे के परिक्रमण तो यहाँ पे है कि अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा है जहाँ पर यह पृथ्वी चक्कर लगा रही है और इसी को हम लोग बेसिक तौर पे क्या कर लेते हैं कि परिक्रमण गति कहते हैं। आगे आपका है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड का समय लगता है, लेकिन सुविधा के अनुसार इसे हम लोग 365 दिन नहीं मान लेते हैं और अतिरिक्त जो 6 घंटे हैं प्रत्येक 4 वर्षों में जोड़ लिया जाता है कि इस प्रकार से आपका एक दिन और बढ़ जाता है और टोटल प्रत्येक 4 वर्षों के बाद एक लीप ईयर आता है जिसमें कि कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाती है 366। बड़े हुए एक दिन को हम लोग फरवरी माह में जोड़ते हैं। ऐसे सामान्य रूप से फरवरी माह कितने का होता है 28 दिन का होता है, लेकिन जब लीप ईयर आता है तो फरवरी कितने का होता है 29 दिन का हो जाता है। अब यहाँ पे एक परिक्रमण और जो है कि वार्षिक गति से प्रभाव क्या क्या होता है, तो दिन और रात का छोटा और बड़ा होना ये बेसिक तौर पे आपका परिक्रमण काल के कारण ही है। दूसरा है कि ऋतुओं में परिवर्तन होना भी परिक्रमण काल के कारण ही है। कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण भी परिक्रमण काल से ही होता है। सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना भी परिक्रमण के कारण होता है। विषुवत पर अपसौर और उपसौर की स्थिति, इसको भी हम बताएंगे कि जब सूर्य पृथ्वी सूर्य के अधिक पास और दूर होता है तब इस समय अपसौर और उपसौर की घटना होती है, कब कब होती हैं। तो ये अपसौर और उपसौर की घटना भी आपका परिक्रमण के कारण ही होता है। और ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात भी जो होती है वह परिक्रमण के कारण ही होती है। आगे ऋतु परिवर्तन तो अपने अक्ष पर झुकी हुई पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो एक ही स्थान पर अलग अलग समय में सूर्य की किरणों का झुकाव अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न झुकाव के कारण सूर्य की किरणों के ताप का वितरण बदलता रहता है और इसी वितरण के कारण समय के साथ उन स्थानों पर गर्मी अथवा सर्दी की ऋतु बनी रहती है। पृथ्वी के परिक्रमण के 4 प्रमुख अवस्थाएं हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहली अवस्था है 21 जून की स्थिति। जैसे कि हम बेसिक तौर पे भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और आप लोग पढ़ते हैं 21 जून गर्मी का समय रहता है क्योंकि सूर्य उत्तरायण रहता है और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात जो होती है 21 जून को होती है। तो जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि 21 मार्च से ठीक है बेसिक तौर पे सूर्य क्या करता है कि दक्षिणी गोलार्ध से ठीक है 21 मार्च को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं विषुवत रेखा पर और 22 मार्च से सूर्य की किरणें कहाँ पे आने लगती हैं आपकी उत्तरी गोलार्ध पे। तो इसी को हम कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। और 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पर पड़ती हैं कर्क रेखा पर और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और जिस दिन सबसे बड़ा दिन होगा उसी दिन सबसे बड़ी छोटी रात होगी। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कितने को होगा 21 जून को। तथा साथ ही साथ ये देखना जरूरी है कि जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन और उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात। मतलब ये 4 घटनाएं 21 जून को होगी कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात, दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन। तो यहाँ पे देखते हैं कि 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, फलतः उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है जिससे कि ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। 21 मार्च से सूर्य उत्तरी ध्रुव की ओर प्रकाशित करना प्रारंभ कर देता है और 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव की ओर प्रकाशित होता रहता है। इसलिए उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन होता है। 21 मार्च से 21 जून की अवधि को उत्तरायण कहते हैं। 21 जून को सूर्य की जब किरणें कर्क रेखा पे पड़ती है तो उत्तरी अक्षांश पर लंबवत रहती है और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है और इस घटना को ग्रीष्म अयनांत या उत्तर अयनांत कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि ग्रीष्म अयनांत की घटना कब होती है तो 21 जून को। इस स्थिति में पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव लगातार 6 महीने तक अंधेरे में रहता है, फलतः दक्षिणी ध्रुव पर भारी शीत ऋतु। तो बेसिक तौर पे जिस साइड में सूर्य रहेगा वहाँ पे गर्मी और जिस साइड में सूर्य नहीं रहेगा वहाँ पे ठंडी। तो जैसे कि जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है प्रेजेंट टाइम में गर्मी का समय तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा शीत ऋतु होगी। आगे की 22 दिसंबर की स्थिति तो 23 सितंबर से 21 मार्च तक पृथ्वी दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या होता है प्रकाशित होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका 23 सितंबर से
आपका 22 दिसंबर और उसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ बेसिक तौर पे कह रहा है कि 23 सितंबर से 21 मार्च तक जो होता है आपका सूर्य दक्षिण ध्रुव की ओर प्रकाशित होता है और इससे दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन होता है। इसके अंतर्गत 23 सितंबर से 22 दिसंबर की अवधि को दक्षिणायन कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर लंबवत होता है और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है और इस समय बेसिक तौर पे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु रहता है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहता है। इस समय सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पे पड़ती है, परिणामतः दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में विपरीत स्थिति रहती है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध ध्रुव अप्रकाशित होने के कारण कम ऊष्मा प्राप्त करता है, फलतः यहाँ पे शीत ऋतु और इस अवस्था को शीत अयनांत की अवस्था या दक्षिणी अयनांत की घटना कहते हैं। तो आपसे ग्रीष्म अयनांत पूछे तो 21 जून और शीत अयनांत पूछे तो आपका 22 दिसंबर। आगे किरणों का प्रभाव, तो जब लंबवत किरणें पृथ्वी के किसी भाग पर पड़ती हैं तो इसे पृथ्वी द्वारा ऊष्मा का अवशोषण अधिक होता है तथा जब सूर्य की किरणें तिरछी किरणें पृथ्वी के भाग में पड़ती हैं तो ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। तो विविदित है कि दोपहर के समय में आपने देखा होगा कि गर्म और सुबह और शाम के समय में गर्मी कम होती है क्योंकि दोपहर के समय सूर्य की किरणें सतह पर सीधी पड़ती हैं जबकि सुबह और शाम में तिरछी पड़ती हैं। आगे 21 मार्च और 23 सितंबर जिसे हम लोग विषुव की स्थिति कहते हैं, इस दिन पूरे पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है और जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च की घटना को हम लोग क्या कर लेते हैं, बेसिक तौर पर बसंत विषुव। तो आपसे पूछा जाए कि बसंत विषुव कब होता है तो 21 मार्च को, और शरद विषुव कब होता है तो 23 सितंबर को। या इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि किस दिन दिन और रात बराबर होते हैं तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में या पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अब यहाँ पे अपसौर और उपसौर की घटना, तो एक खगोलीय घटना जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास होता है यानी कि 14.7 करोड़ किलोमीटर, तो इस घटना को उपसौर कहते हैं और यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि उपसौर की घटना किस दिन होती है। 3 जनवरी को आप देख पा रहे हो कि ये सूर्य है और सूर्य का चक्कर पृथ्वी एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में लगा रही है। तो यहाँ पे ये जो न्यूनतम दूरी है इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, उपसौर के नाम से जानते हैं। और आगे हम देखेंगे कि ये जो अधिकतम दूरी है 15.2 करोड़ किलोमीटर, सूर्य से पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी होती है उसी को हम लोग अपसौर कहते हैं और यह घटना कब होती है, 4 जुलाई के दिन होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अपसौर और उपसौर की घटना क्या है, तो सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर और सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। और उपसौर की घटना जो होती है वह 3 जनवरी को और अपसौर की जो घटना होती है वह आपका 4 जुलाई को होती है। अब यहाँ पे सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है, तो जब सूर्य एवं पृथ्वी चंद्रमा के बीच आ जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़े तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सूर्य है और बीच में आपका क्या है, चंद्रमा है और यहाँ पर पृथ्वी है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना आकर, ठीक है, इसकी परछाई पृथ्वी पर आती है जिसके कारण हमें सूर्य अच्छे से दिखाई नहीं देता है, उसका प्रकाश मतलब उसका पूरा भाग हमें दिखाई नहीं देता। तो उसी स्थिति को हम क्या कर लेते हैं, सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका फिगर बना हुआ है कि यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे चंद्रमा है और ये पृथ्वी है और जिसके कारण सूर्य का प्रकाश हमें अच्छे से पृथ्वी पे नहीं दिखाई देता है। इस घटना को हम लोग सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब यहाँ पे कि सूर्य ग्रहण जो होता है वह हमेशा अमावस्या को होता है, किंतु चंद्रमा के कक्षातल में 5 डिग्री झुकाव होने के कारण प्रत्येक अमावस्या को यह घटना घटित नहीं होता है। तो समान रूप से आपसे पूछा जाए कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है या पूर्णिमा को होता है, तो आप क्या कहोगे, अमावस्या के दिन होता है। जब सूर्य का आंशिक भाग छिप जाता है तो उसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं और जब सूर्य का पूरा भाग छिप जाता है तो उसे पूरे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि जो है, मतलब कि सूर्य का ये जो भाग है, ठीक है, इसका केवल किनारे वाला भाग दिखाई देता है। तो इसी को डायमंड रिंग या हीरक वलय की घटना भी कहते हैं। इसी को हम लोग डायमंड रिंग की घटना या डायमंड रिंग की निर्मित संरचना या हीरक वलय की संरचना निर्मित कहते हैं। ठीक है, तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसी में समय डायमंड रिंग की घटना होती है। आगे चंद्र ग्रहण, तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाता है, पृथ्वी। जैसे कि आपने पता है कि चंद्रमा एक उपग्रह है, तो ग्रह और उपग्रह के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, तो चंद्रमा जो प्रकाशित होता है सूर्य से प्रकाशित होता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए, पृथ्वी, तो चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसी घटना को हम क्या कर लेते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब यहाँ पे कि
चंद्र ग्रहण हमेशा किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है, चंद्र ग्रहण, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। आगे है कि पूरा चंद्रमा ढक जाने को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं, जबकि अंशतः ढक जाने को आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखीय स्थिति है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, जिसे सिजिगी या युति व्युति बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पे कि आपसे ये पूछा जाता है कि युति किसे कहते हैं या व्युति किसे कहते हैं, तो जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य चंद्रमा होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या होता है? चंद्रमा होता है। बेसिक तौर पे हम कह सकते हैं कि जब सोलर इक्लिप्स की घटना होती है या सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या देखने को मिलता है? युति देखने को मिलता है। और अगला कह रहा है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होता है उसे हम व्युति कहते हैं, और ऐसी स्थिति हमें कब देखने को मिलता है? चंद्र ग्रहण के दिन। तो आपसे बेसिक तौर पे एग्जाम में युति और व्युति देखने को पूछने को मिल सकता है। तो युति बेसिक तौर पे सूर्य ग्रहण के समय देखने को मिलता है और व्युति चंद्र ग्रहण के समय देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सुपर मून किसे कहते हैं? तो यह एक खगोलीय घटना है। दरअसल चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार परिपथ में करता है, जिसकी वजह से दोनों की दूरी और स्थिति बदलती रहती है। सुपर मून वह दशा है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी से सबसे नज़दीक होता है, और इस स्थिति को पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। और इस दशा में चंद्रमा पहले की अपेक्षा 14% अधिक बड़ा और 30% ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। तो इस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। अगला है ब्लू मून। तो इस खगोलीय घटना के अनुसार जब किसी कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को ही ब्लू मून कहा जाता है। दरअसल 2 पूर्णिमाओं का समय अंतराल जो होता है 30 से 31 दिन में ही संतुलित हो पाता है। वास्तविकता यह है कि इस घटना का नीले रंग से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में ऐसी घटना का पुनरावृत्ति 2.5 वर्षों बाद होता है। एक पूर्णिमा समानतः 29.5 दिन की होती है, मतलब कि 29.5 दिन की होती है, इसलिए फरवरी माह में कभी भी ब्लू मून की घटना नहीं हो सकती। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस महीने में ब्लू मून की घटना नहीं हो सकती है? तो फरवरी माह में। जबकि किसी वर्ष में 2 या उससे अधिक ब्लू मून होते हैं और उसे ब्लू मून ईयर कहते हैं। तो जब किसी वर्ष में 2 से अधिक ब्लू मून होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग ब्लू मून ईयर कहते हैं। और बीते 2018 को ब्लू मून ईयर घोषित किया गया था। आगे की ब्लड मून। तो इस खगोलीय घटना के अनुसार क्रमशः 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को ब्लड मून कहा गया। इसे ट्रेडाश भी कहा जाता है। हालांकि जहां तक इस घटना में चंद्रमा का रंग लाल होने का प्रश्न है, तो इसका कारण पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना है। दरअसल पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना में सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है और इसकी पूर्ण छाया चंद्रमा पर पड़ता है, तो इस स्थिति को चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल प्रतीत होता है। वास्तव में पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना दुर्लभ है, जो कि सामान्य रूप से 3 चंद्र ग्रहणों में से एक ही पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। तो इसी घटना को बेसिक तौर पे पूर्ण मतलब ब्लड मून के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे कि कटिबंधों के बारे में, तो इसको आप लोग तो जो आपके मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के बीचों बीच वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है उसे विषुवत रेखा कहते हैं, और जिसे 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। और इनके बीच में जो कटिबंध होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है, तो इसे हम लोग उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है। उसके बाद सूर्य की किरणें कर्क और मकर रेखा के बाद लंबवत न पड़ के तिरछी होने लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 66.5 डिग्री को हम लोग उत्तरी ध्रुववृत्त कहते हैं और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुववृत्त के नाम से जानते हैं। और 23.5 से 66.5 के बीच में गर्मी और सर्दी का अनुपात लगभग समान रहता है। यहाँ पर ठंडी अधिक पड़ती है और गर्मी कम पड़ती है, तो इसीलिए इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव में इसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उसके बाद आपका 66.5 से 90 डिग्री के बीच को हम लोग कहते हैं शीत कटिबंध, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, इसलिए यह क्षेत्र लगभग वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है और यहाँ पर अधिक मात्रा में आपका सर्दी पड़ती है। तो ये आपके रहे। अब इससे कुछ संभावित प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि समदिवा रात्रि होती है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कि समदिवा रात्रि जो होती है किस दिन होती है, मतलब कि जहाँ पे दिन और रात्र दोनों क्या हो जाएं, समान हो जाएं। तो मैंने बताया था आपको कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, समान होते हैं। अगला है कि सबसे बड़ा दिन होता है। तो अब यहाँ पे केवल सबसे बड़ा दिन होता है तो पूछना थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है, लेकिन हम उत्तरी गोलार्ध में तो बेसिक तौर पे हम उत्तरी गोलार्ध के परिप्रेक्ष्य को लेकर चलेंगे। तो सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। लेकिन यहीं पे अगर आपसे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया। अगला है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री, और कक्षा में कितनी झुकी हुई है, तो 66.5 डिग्री कक्षा में झुकी है और अक्ष पे 23.5 डिग्री।
अगला है कि शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है, तो शीतोष्ण मतलब शीत प्लस उष्ण है, तो यहाँ पे गर्मी भी होगी और ठंडी भी होगी, तो यहाँ पे अधिक ठंडी होती है और गर्मी कम मात्रा में पड़ती है। अगला है कि जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है, तो वह क्षेत्र बेसिक तौर पे उष्ण कटिबंध कहलाता है, या मतलब कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। अगला है कि पृथ्वी का आकार चंद्रमा से क्या है, तो पृथ्वी बेसिक तौर पे चंद्रमा से क्या है, बड़ा है। अगला है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रांग थे। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं, और राकेश शर्मा भारत के पहले व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में पहुंचे। तो यह पृथ्वी की गतियों का चैप्टर है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।